हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टे फिट। स्टे फिट में आज हम आपको बता रहे हैं स्लिप डिस्क के बारे में। इसके अलावा जानेंगे केला खाने के फायदे और अर्ध तितली आसन करने का सही तरीका। तो चलिए मेरे साथ स्टे फिट में। आज 25 से 35 वर्ष के लोगों के बीच में स्लिप डिस्क की समस्या आम हो गई है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये स्लिप डिस्क है क्या। स्लिप डिस्क आज हर दूसरे भारतीय शहरी को सता रही है। 20% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें स्लिप डिस्क की समस्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि रीढ़ कई छोटे छोटे वर्टिब्रास से बनी होती है। 2 वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है जिसका कोर जेल जैसे पदार्थ से बना होता है। इसका बाहरी भाग कड़े टिश्यू से बना होता है। लाखों नर्व्स स्पाइन से होकर गुजरती हैं। कुछ कारणों से डिस्क का ये सॉफ्ट जेल किनारों से बाहर आ जाता है और समय के साथ कठोर होने लगता है। कठोरता बढ़ने से ये स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बनाता है। इसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। पीड़ित को पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। कुछ को पेट में समस्या होती है। कई लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। स्लिप डिस्क होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तंबाकू या सिगरेट का अधिक सेवन करना, खाने में संतुलित भोजन का अभाव होना, बहुत कड़ी शारीरिक मेहनत करना या फिर गलत पोज में घंटों बैठना। आइए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास और उन्हीं से जानते हैं स्लिप डिस्क के बारे में विस्तार से। हमारी स्पाइन जो कमर की रीढ़ की हड्डी है, ऊपर से नीचे तक एक के ऊपर एक हड्डियों की बनी होती है जिनको हम वर्टिब्रा कहते हैं। इन हड्डियों के बीच में सॉफ्ट स्प्रिंग की तरह काम करने वाली, कुशन की तरह काम करने वाली डिस्क होती है कि हड्डियां आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, आपस में फ्रिक्शन ना हो, हड्डियों में रगड़ ना खाएं। एक गाड़ी के शॉकर की तरह काम करती हैं, शरीर का सारा वजन लेती है, शॉक एब्जॉर्बर है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बीच में सेंटर में एक जेल टाइप का फ्लूइड रहता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, जो ये स्प्रिंगीनेस देता है, जिसको ये सॉफ्टनेस देता है, जिसकी वजह से वो शॉक एब्जॉर्ब कर पाती है। और उसके चारों तरफ एक टफ फाइब्रस कोटिंग या कैप होती है जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। स्लिप डिस्क में जो फाइब्रस कैप है उसमें कोई ना कोई गैप आ जाता है या कोई टीयर या रप्चर जनरेट हो जाता है, जिस टीयर के थ्रू जो सेंट्रल जेल टाइप का मटेरियल है न्यूक्लियस पल्पोसस वो लीक कर जाता है या स्लिप आउट कर जाता है। उसी को स्लिप डिस्क बोलते हैं। जब लंबे टाइम तक ये मटेरियल बाहर निकला रहता है तो वो धीरे धीरे करके हार्ड होने लग जाता है। उसमें कैल्शियम जमा होने लग जाती है, लेयर बाय लेयर, परत दर परत। जैसे जैसे कैल्शियम जमा होती जाती है वो सख्त हो जाता है, एक तरीके से उसमें हड्डी बन जाती है जिसको डिस्कोफाइट बोलते हैं। डिस्क डिस्कोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है और इसका साइज बढ़ता जाता है। कैल्सिफिकेशन होते होते वो साइज में और बड़ा होता जाता है। डिस्क के बिल्कुल पीछे से ही हमारी नसें पास करती हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है जिसमें से छोटी छोटी नसें निकलती हैं पेड़ की शाखाओं की तरह, जो नीचे टांगों में जाती हैं, जिनको शायटिक नर्व बोलते हैं। तो डिस्क में थोड़ा बहुत भी कोई सूजन आती है या वो स्लिप होती है अपनी जगह से, तो वो सीधे नसों के ऊपर कंप्रेशन करती है, प्रेशर करती है, उनमें सूजन आती है, ब्लड सर्कुलेशन चोक होनी स्टार्ट होती है और पेशेंट को शायटिक पेन स्टार्ट हो जाती है जो पैर की नसों में पूरे करंट की तरह जाती है। स्लिप डिस्क ज्यादातर यंग और मिडिल एज की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में डिस्क सॉफ्ट और जिलेटिनस रहती है, जिसका स्ट्रक्चर जेल टाइप का रहता है। एज के साथ एक बार मिडिल एज क्रॉस करने के बाद डिस्क इन एनी केस धीरे धीरे करके हार्डन होने लग जाती है, फर्म होने लग जाती है। उसके बाद स्लिप डिस्क होने के चांसेस कम होते जाते हैं। स्लिप डिस्क यूजुअली शुरुआत में बैक पेन करती है। जब डिस्क का प्रेशर इंक्रीज होता है और वो नसों को दबाना स्टार्ट करती है
तो इनिशियली बैक पेन स्टार्ट होती है, जो बीचों बीच कमर की रीढ़ की हड्डी में भी हो सकती है और अगल बगल मांसपेशियों में भी हो सकती है, मसल पेन की तरह भी स्टार्ट हो सकती है। अकड़न, जकड़न, खिंचाव महसूस होना, बैकबोन में स्टिफनेस महसूस होना, इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके बाद जैसे जैसे नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है और उसकी ब्लड सर्कुलेशन चोक होती जाती है, वैसे वैसे वो पेन वहां से स्प्रेड करके, रेडिएट करके नीचे लेग्स में आनी स्टार्ट हो जाती है। पैर की नसों में खिंचाव लगता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर नस पुल हो रही है, खींच रही है। आम भाषा में कई बार उसको नस पे नस चढ़ जाना या बांटे भी बोलते हैं। क्रैम्प्स की तरह फील होता है जांघ में, पिंडलियों में। पैर की नस में करंट वाली फीलिंग आती है कि जैसे नस में कोई तरंग सा मार रहा है, कोई झटका सा मार रहा है। झुंझुनाहट होती है, जैसे चींटियां काट रही हो या कोई सुई चुभो रहा हो। क्रॉलिंग सेंसेशन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे पैर पे कुछ चल रहा है, कीड़ी सी रेंग रही है। नमनेस आने लगती है, पैरों में सुनपन, भारीपन लगने लगता है, हैवीनेस आने लगती है, खासतौर पे खड़े होने पर या चलने पर। और जब ये प्रॉब्लम क्रिटिकली नर्व की ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर करती है, तो पैरों में फिर कमजोरी भी आने लगती है, पैरों में टायर्डनेस लगती है, पैर थके थके से लगते हैं, कमजोर लगते हैं, चलने फिरने में फर्क आता है, चाल में फर्क आता है, बैलेंस नहीं बना पाते हैं, लड़खड़ाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम फिर इंक्रीज होती जाती है और एक्सट्रीम केसेस में कुछ पेशेंट्स को पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। कुछ दिनों का बेड रेस्ट, कुछ सिकाई कमर में, रीढ़ की हड्डी में, कूल्हों में, नीचे टांगों में, फिजियोथेरेपी जिसमें कई तरीके की लोकल थेरेपी या मोडेलिटीज यूज करते हैं, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी। कुछ नसों में स्टिमुलेशन देते हैं, करंट देते हैं नसों को खोलने के लिए, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, सूजन कम करने के लिए, जिसको IFT या टेंस बोलते हैं। और कुछ मेडिसिन्स जिनमें कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी है जो इन्फ्लामेशन को, नसों की सूजन को, इडीमा को कम करती हैं। कुछ दवाइयां हैं जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, न्यूरोटॉनिक की तरह काम करती हैं। नर्व वाइटामिन्स हैं नसों की ताकत के लिए, और स्टीरॉइड्स ये भी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करते हैं। इनका भी लेकिन शॉर्ट कोर्स दिया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके देना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक देने से इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, नुकसान होते हैं। ज्यादातर 90 to 95% एक्यूट PIVD या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या जिसको कॉमनली हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, 90 to 95% केसेस में ये प्रॉब्लम इस तरीके से ठीक हो जाती है। धीरे धीरे करके जो डिस्क में सूजन आई हुई है वो श्रिंक कर जाती है, इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, नर्व प्रेशर कम हो जाता है और नसों में नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी चोकिंग कम होती जाती है। आइए अब देखते हैं एक हेल्थ टिप। बच्चे खाना नहीं खा रहे, उसमें कोई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से खाना नहीं खा रहा। अगर बच्चा अमूमन तौर पे बिल्कुल ठीक है कि उसका वेट हाइट उसकी एज के हिसाब से ठीक है, ऑलमोस्ट वो एक्टिव है, प्लेफुल है, और कोई किसी बीमारी के उसके अंदर कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, या फिर कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा के देख सकते हैं उसका हीमोग्लोबिन और एक यूरिन एग्जामिनेशन, विच इज यूरिन इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन स्मॉल चिल्ड्रन एंड वेरी मच निग्लेक्टेड इन्फेक्शन विच मेनी अ टाइम्स लीड्स टू पोअर एपेटाइट। तो वो सब देखने के बाद अगर कोई ऐसी कोई शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नॉन स्पेसिफिक बच्चा बस खाना नहीं खा रहा है, तो मेनली बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। और जो इंटरमिटेंट कई बार होता है कि पेरेंट्स जो बीच बीच में थोड़ा बहुत खिलाते रहते हैं कि एक बिस्किट इधर खिलाया, थोड़ी सी नमकीन इधर दिया, एक चॉकलेट उधर दे दिया, जो कि कभी भी वो काउंट नहीं करते हैं कि बच्चे ने वो खाया है, और वो बच्चे की डाइट को बहुत इफेक्ट करता है। बच्चे ने अगर दिन भर में अगर एक बिस्किट का पैकेट भी खा लिया और 4 चॉकलेट भी खा ली, तो उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक पूरी हो जाती है, जिससे उसकी भूख मर जाती है और वो खाना नहीं खाना चाहता। तो इसमें ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स को रियलाइज कराया जाए कि ये जो इंटरमिटेंट जो मंचिंग और छोटी स्नैक्स होते हैं ये बिल्कुल अवॉइड करें। टाइम से बच्चे को खाना खिलाएं, थोड़ा सा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, इकट्ठे बैठ के खाना खाएं और हेल्दी फूड दें। हमारे योगा सेक्शन में आज हम आपको बता रहे हैं अर्ध तितली आसन करने का सही तरीका। तितली आसन करने के लिए सबसे पहले पैरों को सीधे फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। अब दाएं पैर को मोड़कर
बाएं पैर की जांघ पर रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ से घुटने को पकड़ लें। फिर बाएं हाथ से टखने को पकड़ लें। अब घुटने को ऊपर नीचे चलाएं। ध्यान रहे कि ऊपर नीचे करते समय ज्यादा जोर ना लगाएं। घुटने को छाती तक लाने का प्रयास करें। आंखें बंद रखें और ध्यान कूल्हे पर रखें। अब इसी प्रक्रिया को बाएं पैर के साथ दोहराएं। अर्ध तितली आसन करते समय अपने घुटने पर ज्यादा जोर ना लगाएं। आंखें बंद रखें और ध्यान कूल्हों पर केंद्रित रखें। अर्ध तितली आसन आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। ये आसन आपकी जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूती प्रदान करता है। अर्ध तितली आसन आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी और कूल्हों को भी मजबूती प्रदान करता है। आइए अर्ध तितली आसन को एक बार फिर से देख लें। स्टे फिट में अभी वक्त है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जानेंगे केला खाने के फायदों के बारे में। लोग कहते हैं कि रोज एक सेब खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। हम कहते हैं रोज 2 केले खाएं और पेट के रोगों और अनीमिया को दूर भगाएं। केला खाने के और भी कई फायदे हैं, आइए जानते हैं। कहने को तो आम को फलों का राजा माना जाता है, लेकिन असल में केला फलों का बेताज बादशाह है। अगर आपको एनर्जी की तुरंत जरूरत हो तो केला खाइए, क्योंकि इसमें स्फूर्तिदायक प्राकृतिक शुगर के तीनों रूप जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज मौजूद है। इसीलिए आपने अक्सर खिलाड़ियों को केला खाते देखा होगा। केला सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि बहुत सारे रोगों के इलाज में भी ये काफी फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इसलिए अनीमिक्स के लिए ये काफी फायदेमंद है। इसमें पोटेशियम भी होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के रोगियों को केला रोज खाना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नियमित रूप पर केले का सेवन करने पर स्ट्रोक का खतरा 40% कम हो जाता है। यही नहीं, केले में ट्राइफोफैन नामक प्रोटीन होता है जो डिप्रेशन से निकलने में मदद करता है। जो लोग सिगरेट पीने की लत को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी केला बहुत उपयोगी है। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम सिगरेट की लत छुड़ाने में मदद करते हैं। अल्सर और पेट के हर तरह के रोगों के लिए ये रामबाण है। इसलिए फ्रेंड्स, भोजन के बाद 2 केले जरूर खाएं। और अब वक्त है कुछ घरेलू नुस्खों का। आंखों के नीचे डार्क सर्कल। गुलाब जल को शरीर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। गुलाब जल की 2 से 3 बूंदों को रुई के गोले पर डालें और हल्के से प्रभावित जगह पर लगाकर करीब 5 से 6 मिनट तक मसाज करें। ऐसा 2 से 3 हफ्ते करने से लाभ होगा। मुहासे। नींबू या संतरे के छिलकों को पीसकर एक पेस्ट बना लें। इसमें चने का आटा और जरा सा शहद मिलाकर इसे गाढ़ा बना लें। पानी में इस पेस्ट को मिलाकर मुहासों वाली जगह पर लगा लें। इससे आपकी त्वचा साफ हो जाएगी और मुहासे हट जाएंगे। आर्थराइटिस। आलू को पतले पतले स्लाइसेस में काट लें। छिलके को ना उतारें। कटे हुए स्लाइसेस को एक बड़े ठंडे पानी के गिलास में रात भर छोड़ दें। इस पानी को सुबह सुबह खाली पेट लें। दर्द से राहत मिलेगी। भारत में अब बहुत ही कम जगह लेने वाला मल्टी जिम आ गया है। इससे आप कई तरह के व्यायाम एक ही मशीन पर कर सकते हैं। काइनेसिस एक ऐसी व्यायाम करने की मशीन है
जिसकी सहायता से एक व्यक्ति करीब 200 तरह के व्यायाम कर सकता है। कार्डियो एक्सरसाइजेस, वेट एक्सरसाइजेस, हर तरह के व्यायाम इस मशीन की सहायता से किए जा सकते हैं। या यूं कहें कि इसके द्वारा वो सभी व्यायाम किए जा सकते हैं जो शरीर को सुडौल बनाते हैं, शक्ति देते हैं और लचीला बनाते हैं। इस मशीन के फ़ायदे ऐसे हैं कि ये एक मल्टी यूजेज मशीन है। इट्स बेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप मल्टी डायमेंशनल वर्कआउट कर सकते हैं। यानी ऐसे मल्टी डायमेंशनल दैट मीन्स आप इसके ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी को इनहांस कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। काइनेसिस की बनावट कुछ इस तरह है कि इसकी सहायता से व्यायाम करने वालों को किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होता। ये पूरी तरह मशीनीकृत है। इसमें 3 रस्सियों में हैंडल लगे होते हैं। और इन हैंडल्स को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। रस्सियों में तनाव को 0 से लेकर 20 लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक डिजिटल टच डिस्क का सहारा लेना होता है। इसके अंदर एक मैकेनिज्म, एक मोटराइज्ड मैकेनिज्म है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, जिसके थ्रू इसके अंदर वेट कंट्रोल होता है। दोनों केबल के थ्रू आप एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। दोनों आर्म्स आपके अलग अलग मूव करते हैं, जिस रीजन से ये एक सेफ यूजेज मशीन है। इस इक्विपमेंट के ऊपर इंजरी का चांस बिल्कुल नहीं रहता है एंड because of your creativity you can do more than 250 workouts on this one single station. इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत कम जगह लेती है और इसके लिए मात्र 1 वर्ग मीटर जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी आर्म्स को बंद भी किया जा सकता है। इसके जो आर्म्स हैं with the help of just a small lever they can go back, it goes straight into the wall, so इसको यूज करना बहुत आसान है, but it's more to do with your creativity. अंत में हम ये कह सकते हैं कि व्यायाम के क्षेत्र में वाकई ये एक बड़ी उपलब्धि है। स्टे फिट में अभी वक्त है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा ब्यूटी सेक्शन। वेलकम बैक। हमारे ब्यूटी सेक्शन में आज हम मिल रहे हैं अमजद हबीब से, जो हमें दे रहे हैं एक ब्यूटी टिप। नेचुरल फ्रूट फेशियल गर्मियों में चेहरे के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस फेशियल में सबसे पहले चेहरे पर एक क्लेंजर लगाया जाता है। क्लेंजर के बाद मिल्क पाउडर और संतरे के जूस को मिलाकर बनाया गया स्क्रब चेहरे के ऊपर लगा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद भीगे मुलायम कपड़े से इस स्क्रब को चेहरे से हटाया जाता है। अब ब्लैक हेड्स निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद शहद, पपीता और दूध से तैयार एक लेप को चेहरे के ऊपर लगाया जाता है। पपीता चेहरे को शीतलता प्रदान करता है। थोड़ी देर बाद इस लेप को हटा दिया जाता है और फिर बनाना पैक चेहरे पर लगा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद पानी से भीगे कपड़े से इस पैक को हटा दिया जाता है। पर जो नेचुरल जूसेस होते हैं, नेचुरल जूसेस वो आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा लगता है, एक्सेस ड्राई भी नहीं करेगा, प्लस नरिशमेंट काफी अच्छी रखेगा। बट जो मेन पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर कि आपके जो एंटी रिंकल्स हैं, जो रिंकल्स पड़ रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप जूस का इस्तेमाल करते हैं एंड मसाज करते हैं अगर एवरीडे या 3 दिन में एक बार अगर आप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे निकल के आते हैं। एंड प्लस जो आपकी स्किन होती है वो काफी ग्लो करती है।
आई थिंक आम सबसे बढ़िया है। अगर आपकी स्किन काफी ऑयली है या ड्राई हो रही है तो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जो आम होता है, अगर आम के गूदे को अगर इस्तेमाल करते हैं वो काफी अच्छा पैक साबित होता है। इवन अगर आपकी जो स्किन है काफी ऑयली है और अगर उसके अंदर आप एप्पल जूस ले लीजिए, एप्पल जूस के अंदर पुदीने का पेस्ट मिला के अगर आप अपने स्किन पे रब करते हैं तो वो काफी अच्छा सूदिंग देता है। प्लस आपके जो ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स, उसको काफी स्टॉप करता है। प्लस जो जल्दी जल्दी ऑयल निकलता है, वो पिंपल्स निकलने उसको काफी हेल्प करता है। प्लस आपकी बॉडी जो है वो काफी रिलैक्स हो जाती है, आपकी स्किन काफी रिलैक्स हो जाती है, उसको ऑक्सीजन अच्छा मिल जाता है। रसायन रहित ये फेशियल चेहरे पर चमक लाता है। गर्मियों के दिनों में नेचुरल फ्रूट फेशियल करें और चेहरे को चमकता दमकता रखें। आइए अब देखते हैं हमारा ब्यूटी टिप। For glowing skin, your diet should be rich in lot of vitamins, minerals and antioxidants. You get all of these from the variety of fruits that are available, vegetables. The more you eat raw, the more antioxidants and vitamins you get in your diet, which help you to get a healthy skin. You can include things like green tea, which is in a lot these days. It also helps you to get antioxidants and thereby a glowing skin. So the more the color in the vegetable, for example, jo bell peppers, if you take bell peppers, or you take deep colored vegetables like your spinach is there, then green onions are there, so beetroot is there, so it provides you with more of vitamins and thereby it will help you to have a glowing skin. आइए जानते हैं कुछ आम प्रचलित भ्रम और उनके तथ्यों के बारे में। भ्रम, सिगरेट पीने से ही लंग कैंसर होता है। तथ्य ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंग कैंसर के मरीजों में ज्यादातर सिगरेट छोड़ चुके लोग होते हैं। कुल मिलाकर लंग कैंसर से ग्रसित लोगों में 10% ने कभी सिगरेट नहीं पी होती। भ्रम, भोजन में घी की मात्रा बढ़ाने से आपका प्रसव बिना परेशानी सामान्य रूप से होगा। तथ्य, घी खाना आपके शरीर के लिए लाभकारी तो है, लेकिन सामान्य प्रसव में इसका कोई योगदान नहीं होता। डॉक्टर स्वयं ये नहीं बता सकते कि प्रसव सामान्य होगा या नहीं। आपको अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए और प्रसव के लिए लाभकारी व्यायाम करने चाहिए। भ्रम, लिपोसक्शन कराने के बाद भी आप मोटे हो सकते हैं। तथ्य, जन्म के बाद ही शरीर फैट सेल्स बनाना बंद कर देता है। ये जीवन काल में आकार बदलकर बड़े या छोटे होते हैं, जिससे व्यक्ति मोटा या पतला होता है। लिपोसक्शन में शरीर के एक भाग से फैट सेल्स को हटा दिया जाता है, इसीलिए उस भाग में दोबारा फैट सेल्स नहीं आ सकते। भ्रम, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल त्वचा के बाहर होता है, इसीलिए उसके दुष्प्रभाव शरीर के अंदर नहीं पहुंचते। तथ्य, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों के शरीर के अंदर इनके हानिकारक तत्व भी चले जाते हैं। इनको बनाने में ऐसे रसायनों का इस्तेमाल होता है जो इन्हें त्वचा के भीतर जाने में मदद करते हैं। ये कई लोगों के शरीर में हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स का काम भी करते हैं। हमारे सेलिब्रिटी सेक्शन में आइए मिलते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी से और जानते हैं उनसे उनका फिटनेस मंत्र। Well, I'm also a fanatic with exercise and where my body is concerned. Either I'm at the gym or kabhi hota hai ki you don't get the time or you have sometimes I get a back problem. So I walk for about 1 hour or I work out, I go to the gym. So that's the reason I've been able to also keep myself fit. स्टे फिट में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे होगी फिर मुलाकात स्वास्थ्य संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड स्टे फिट।